विज्ञान पार्ट 11 के अंतर्गत हम परिवहन का अध्ययन करते हैं। देखिए, परिवहन किसे कहते हैं? रुधिर परिवहन। इसमें क्या है कि ग्रहण किए गए पदार्थों को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा वहां उत्पन्न अतिरिक्त पदार्थों को किसी निश्चित स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। हम इसका मतलब समझते हैं कि जैसे जो भी हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो उपापचयी क्रिया के द्वारा जो इसमें पोषक पदार्थ बनते हैं, उन पोषक पदार्थों को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। ठीक। दूसरी चीज़ कि जैसे फेफड़े से ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन युक्त रुधिर समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, तब कोशिकाओं में जैव रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, भोज्य पदार्थों का दहन होता है। तो एक तो ऑक्सीजन पहुंचाया गया, अन्य पोषक पदार्थ जो बने वो पहुंचाए गए। फिर वहाँ पर जो उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, या वर्ज्य अन्य पदार्थ नाइट्रोजनी पदार्थ होंगे, उनको निश्चित स्थान तक पहुंचाना। निश्चित स्थान तक क्या होता है? मतलब कि वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना उसको फिर फेफड़े तक लावे, फिर उसको फेफड़ा शुद्ध करेगा, और जो नाइट्रोजनी पदार्थ है उसको किडनी तक पहुंचाना, वहाँ पे छनता है। छनने के बाद नाइट्रोजनी पदार्थ बनते हैं जो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो होता है कि प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, और उसके बाद वहाँ पर उत्पन्न अतिरिक्त जो पदार्थ होते हैं, वर्ज्य पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको एक ऐसे स्थान पर पहुंचाना जहाँ से उन्हें बाहर निकाला जा सके। तो उसी की क्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। अब देखिए, परिवहन जो तंत्र के प्रकार हैं, हम लिखते हैं परिवहन तंत्र के प्रकार। ये परिवहन तंत्र के प्रकार हैं। तो देखिए, परिवहन तंत्र के जो प्रकार होते हैं वो बहने वाले, जैसे परिवहन तंत्र में बहने वाले द्रव के आधार पर होते हैं। ठीक है, परिवहन तंत्र में बहने वाले द्रव के आधार पर इसके निम्न 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि बहने वाले द्रव के आधार पर ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या होता है? जल परिवहन। जल परिवहन। दूसरा क्या होता है? रुधिर परिवहन। तीसरा क्या होता है? लसिका परिवहन। अब इसकी चर्चा हम करते हैं। देखिए, जल परिवहन जो होता है, जो संघ है सीलेंट्रेट जिसमें हाइड्रा होते हैं, और पोरीफेरा संघ है जिसमें स्पंज होते हैं, इकाइनोडर्मेटा जिसमें सितारा मछली होती है। तो स्पंज, सीलेंट्रेट व सितारा मछलियों में जल शरीर के अंदर आवश्यक पदार्थों का संवहन करती है। ठीक है, तो शरीर के अंदर जल के द्वारा जो परिवहन होता है वो जल परिवहन कहलाता है। रुधिर परिवहन, इसमें जो पदार्थों का परिवहन होता है रुधिर के माध्यम से होता है। तो सभी कशेरुकी जंतुओं में, है ना, केंचुए में मिट्टी का जो केंचुआ होता है
केंचुए में व कीटों में रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है। ये हो गया। तीसरा होता है लसिका परिवहन। तो देखिए क्या होता है, लसिका रुधिर का छना हुआ तरल पदार्थ है, ठीक है। अभी हम इसके पहले भी चर्चा किए थे वीडियो में, ठीक है, 10वें वीडियो में भी चर्चा किए थे कि रुधिर से छने हुए तरल पदार्थ को लसिका कहते हैं। तो यही लसिका जो द्रव होता है, ठीक, इस द्रव का ऊतक द्रव के साथ सीधा संपर्क होता है। इसी तंत्र को लसिका तंत्र भी कहते हैं। तो इस प्रकार से लसिकाओं के माध्यम से पोषक पदार्थों का परिवहन होता है। 3 हो गए ये। अब देखिए रुधिर परिवहन तंत्र जो होता है ना, तो इसमें विशेष प्रकार की संवहन वाहिनियाँ होती हैं और ये वाहिनियाँ परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। तो परिसंचरण तंत्र में इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए रुधिर परिवहन तंत्र, ठीक, रुधिर परिवहन तंत्र हमने क्या कहा कि जितने भी बहुकोशिकीय प्राणी होंगे, मल्टी सेलुलर एनिमल्स होंगे, उसमें क्या होता है कि रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, ठीक है, और ये परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। तो परिसंचरण मनुष्य में जो परिसंचरण तंत्र है उसमें क्या होता है, रुधिर परिवहन तथा लिम्फ तंत्र आते हैं। रुधिर परिवहन और लिम्फ तंत्र आते हैं। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र में कई अंग जो होते हैं सम्मिलित होते हैं। नंबर 1 जो होता है, एक होता है रुधिर, ब्लड हो गया। दूसरा जो होता है हृदय हो गया। दूसरा क्या हो गया, हृदय, क्योंकि हृदय जो होता है रुधिर को पंप करता है और पूरे शरीर में भेजता है। तीसरा जो होता है इसमें वो होती है धमनियाँ। धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन फुफ्फुसी धमनी में क्या होता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। फिर होता है चौथा होता है शिराएँ। शिराएँ होती हैं तो शरीर के सभी अंगों से रुधिर एकत्रित करके हृदय में वापस पहुंचाने का कार्य कौन करती है, शिरा। और हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों को रुधिर पहुंचाने का कार्य कौन करती है, धमनी। तो ये पहुंचाने का कार्य करती है, ये विभिन्न अंगों से एकत्रित करके हृदय में वापस लाती है। हम चलते हैं, चर्चा करते हैं रुधिर की। देखिए रुधिर जो होता है, रुधिर ब्लड इसको कहते हैं। रुधिर जो है ये क्या है, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। तो इसके तरल माध्यम को क्या कहते हैं, प्लाज्मा। इसके तरल माध्यम को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा और फिर तथा उसमें पाई जाने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं, रुधिर कणिकाएं कहते हैं। रुधिर कणिकाएं कहते हैं। ये रुधिर हो गया। अब देखिए रुधिर जो कणिका होती है, इसमें एक होता है जैसे प्लाज्मा। हमने चर्चा किया कि इसमें रुधिर में क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है और रुधिर कणिका होती है। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा का अध्ययन करते हैं, ठीक है। प्लाज्मा, ये प्लाज्मा का अध्ययन करते हैं।
देखिए प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का तरल द्रव है। यह एक हल्के पीले रंग का तरल द्रव है, ठीक है। इसमें 90% क्या होता है, जल होता है। इसमें 90% क्या होता है, जल, तथा 10% जो होते हैं वो कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक घुले रहते हैं, ठीक। तो ये प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जानते क्या होता है कि पचे हुए पोषक पदार्थ होते हैं, ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, वसा है, रुधिर है, प्रोटीन है, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है ना, ये सब एंटीबॉडीज वगैरह घुले होते हैं। प्लाज्मा के कार्य जो होता है, प्लाज्मा कार्य हम बोल देते हैं, आप फिर उसको लिख लीजिएगा। प्लाज्मा के कार्य जो होता है कि यह ऊतकों की कोशिकाओं को भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है। यह भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन पहुंचाता है। दूसरा कार्य होता है कि ऊतक कोशिकाओं से CO2 तथा उत्सर्जित पदार्थों को हटाता है। तीसरा कार्य होता है शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। चौथा इसका कार्य होता है कि शरीर में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है, ठीक। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट होता है, जैसे प्लाज्मा में घुले जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोथ्रॉम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, ये रुधिर का थक्का बनने के लिए आवश्यक होते हैं। तो प्रोटीन जो हिपैरिन है, रुधिर नलिकाओं में रुधिर के स्कंदन को रोकता है, अर्थात यह हिपैरिन प्रतिस्कंदक है, ठीक है। जमने से क्या करता है, रोकता है। कि प्लाज्मा के कार्य होते हैं, फिर से सुन लीजिए। प्लाज्मा कार्य में प्लाज्मा ऊतक कोशिकाओं को भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन पहुँचा, मतलब यह भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन पहुँचाता है, ठीक है, कोशिकाओं को। दूसरा जो होता है कि यह कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जित पदार्थों को वहाँ से हटाता है। तीसरा इसका कार्य होता है कि यह हार्मोन्स, विटामिन्स, एंटीबॉडीज आदि का संवहन करता है। और चौथा होता है शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। तो ये 4 पॉइंट्स कम से कम तो लिखने होते हैं, तो हम लिख देते हैं। अच्छा चलिए, नंबर 1 जो होता है, यह कोशिकाओं को भोज्य पदार्थ व ऑक्सीजन पहुंचाता है। नंबर 2, यह कोशिकाओं से, कौन कोशिकाओं से, ऊतक कोशिकाओं से CO2 तथा उत्सर्जी पदार्थों को हटाता है। नंबर 3 हो गया, यह हार्मोन्स, विटामिन्स, एंटीबॉडीज आदि का संवहन करता है। चौथा इसका जो होता है कि ये शरीर का ताप का नियंत्रण करता है। ये शरीर के ताप का
नियंत्रण करता है। ठीक, ये 4 पॉइंट कम से कम है, इसको आप पढ़िएगा। अब देखिए ये तो हो गया प्लाज्मा, नंबर 1 हो गया। अब दूसरा जो होता है इसमें रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं, ये रुधिर कणिकाएं हैं। इसको कहते हैं इंग्लिश में ब्लड कार्पसेल्स, ब्लड कार्पोसेल्स, ये ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं। तो देखिए रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की? रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। ये 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन होता है? नंबर 1 WBC, इसको कहते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। दूसरा जो होता है RBC, इसको कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। और तीसरा जो होता है ये प्लेटलेट्स होते हैं। तो मेन जो होता है इसे 2 ही है ना, लेकिन इसमें क्या है कि WBC के अंतर्गत आ जाता है, तो हम लिखते हैं कि RBC, WBC और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ये 3 मुख्य है। ठीक है, अब आते हैं, हम चलते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 पे आते हैं, चलते हैं RBC। किसको हम लिखते हैं? RBC। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं, इसको रेड ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। तो हम चलते हैं लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए जो लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं उसमें क्या है कि इनके कोशिका द्रव में ऑक्सीजन संवहन के लिए हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो रुधिर में क्या है? इसमें ऑक्सीजन संवहन के लिए क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और इसी के कारण रुधिर का रंग क्या होता है? लाल। इसी के कारण रुधिर का रंग क्या होता है? लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये फेफड़ों में ऑक्सीजन के संयोग कर लेता है। ये हीमोग्लोबिन फेफड़े के O2 से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक, अब यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है जब ये कोशिकाओं तक पहुंचता है तो कोशिकाओं तक पहुंचने के बाद ये विघटित हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। तो ऑक्सीजन कोशिकाएं ग्रहण कर लेती हैं अपनी जैविक क्रिया के लिए, मतलब जो भोज्य पदार्थों का दहन होता है, और वहाँ फिर कार्बन डाइऑक्साइड जब बचता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के फिर ये रुधिर के माध्यम से चली जाती है कहाँ पर? फेफड़े में। ठीक है, तो ये लाल रुधिर कणिकाएं हैं। ठीक है, अब देखिए मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं की जो संख्या होती है तो पुरुषों में जो होता है, पुरुषों में 50 लाख प्रति
घन मिलीमीटर होता है। स्त्रियों में 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। किसकी संख्या है? आरबीसी की। ठीक है। अब देखिए दूसरा जो होता है डब्ल्यूबीसी, ये पहला था, ये दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, इसको कहते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएँ। ये श्वेत रुधिर कणिकाएँ हैं। तो देखिए श्वेत रुधिर कणिकाएँ जो होती हैं ये अमीबा के समान अनियमित आकार की कणिकाएँ होती हैं। अमीबा जैसे अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, वैसे इसका भी आकार अनिश्चित होता है। और श्वेत रुधिर कणिकाएँ जो होती हैं ये रुधिर कोशिकाओं से बाहर आकर के ऊतक द्रव में पहुंचती हैं और ये रोगाणुओं जीवाणुओं का भक्षण करके हमें रोगों से क्या करती हैं? बचाती हैं। इसीलिए इन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है। सैनिक, इसीलिए सैनिक कहा जाता है। रुधिर में इसकी मात्रा जो होती है, रुधिर में इसकी मात्रा कितनी होती है? प्रति घन मिलीमीटर में 6000, मतलब 6000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। ठीक है। तो यहाँ 6000 से 10,000 तक, ठीक है, 6000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर इसकी संख्या होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इसमें होता है लिम्फ, इसे कहते हैं लसिका, लिम्फोसाइट, लसिका कोशिकाएं, ये हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं में 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं। एक होता है बेसोफिल्स, दूसरा होता है इओसिनोफिल्स और तीसरा होता है न्यूट्रोफिल्स। ये 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं इसमें, और सभी कणिकाएं हानिकारक जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करती हैं, भक्षण करते हैं, उससे रक्षा करती है। तीसरा जो होता है तीसरा जो होता है प्लेटलेट्स। आजकल हम जानते हैं कि डेंगू का रोग होता है तो कहते हैं प्लेटलेट्स डाउन हो गया, डायग्नोसिस में जांच में निकलता है प्लेटलेट्स डाउन हो गया। अब प्लेटलेट्स अगर डाउन होता चला जाता है तो अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में 2 से 5 लाख, एक स्वस्थ व्यक्ति में इसकी मात्रा कितनी होती है? इसकी मात्रा 2 से 5 लाख, 2 से 5 लाख तक होती है। ठीक। तो इसमें क्या होता है? ये रुधिर के स्कंदन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ये रुधिर के स्कंदन में, जमने में, स्कंदन माने होता है जमना, स्कंदन में सहायक होते हैं। ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, जब घायल दशा होती है तो अधिक रक्तस्राव होता है, तो अधिक रक्तस्राव के कारण रुधिर दाब में क्या आती है? कमी, जिससे क्या होता है पंपिंग प्रणाली जो होती है उसमें कमी आने लगती है और ये स्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बना देते हैं, जिससे कारण मार्ग क्या होता है? अवरुद्ध हो जाता है। ठीक। तो अब यहाँ पर ये होता है कि जैसे मनुष्य में जो प्लेटलेट्स होते हैं 2 से 5 लाख होता है, और ये हमारी इम्यून सिस्टम भी बनाती है, प्रतिरक्षा तंत्र भी बनाती है। ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए क्या है, थोड़ा पॉइंट है कि आरबीसी का जीवन काल, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है, और डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वह 1 से 4 दिन का होता है, ठीक। अब देखिए इसमें रुधिर के कार्य इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। रुधिर के कार्य, तो पहला पॉइंट होता है ये पोषक पदार्थों का परिवहन करते हैं। नंबर 2, ये उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करते हैं, ठीक। नंबर 3, शरीर के ताप का नियंत्रण करते हैं, ठीक। शरीर के ताप का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। चौथा होता है रुधिर का, तो ये रुधिर के ताप का क्या कहते हैं कि रुधिर के ताप का नियंत्रण करते हैं। तीसरा होता है रुधिर को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। अगला पॉइंट 5वां होता है रोगों से शरीर की सुरक्षा करते हैं। फिर 5 पॉइंट हो गए। ये जो पॉइंट है ये रुधिर के कार्य पूछा भी आता है, रुधिर के क्या कार्य हैं, ठीक। अब लास्ट जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी, धमनी व शिरा में अंतर, धमनी व शिरा में अंतर, ये धमनी शिरा में अंतर होता है, पूछा जाता है। तो सबसे पहले नंबर 1 होती है कि धमनियों की दीवार मोटी होती है, धमनी की दीवार क्या होती है, मोटी होती है। और शिराओं की क्या होती है, इसकी दीवार पतली होती है, ठीक। दूसरा इसमें होता है कि इसकी दीवार लचीली होती है, इसकी दीवार लचीली तथा गुहा संकरी होती है। इसकी दीवार क्या होती है, कम लचीली होती है, इसकी दीवार कम लचीली तथा गुहा चौड़ी होती है, ये ठीक है। फिर तीसरा जो होता है इसमें रुधिर दबाव के साथ बहता है, इसमें रुधिर दबाव के साथ बहता है,
इसमें क्या है, इसमें रुधिर कम दबाव के साथ बहता है। चौथा होता है रुधिर का रंग चटकीला लाल होता है। इसमें रुधिर का रंग नीला ऑब्लिक बैंगनी होता है। पांचवा, इसमें ऑक्सीजनित रुधिर बहता है। इसमें विऑक्सीजनित मतलब शुद्ध रुधिर नहीं होता, अशुद्ध रुधिर, विऑक्सीजनित रुधिर बहता। विऑक्सीजनित मतलब होता है अशुद्ध, इसका मतलब होता है शुद्ध, शुद्ध अशुद्ध। ठीक। छठवां, ये गहराई में स्थित होती हैं। गहराई में स्थित होती हैं। फिर ये जो होता है, ये गहराई, ये ऊपर स्थित होती है, ये ऊपर स्थित होती है। ठीक। जैसे ये होता है, ये अस्थियों के नीचे गहराई में स्थित होती हैं, ये अस्थियों के ऊपर स्थित होती हैं। ठीक है। तो ये रुधिर और शिरा में जो होता है अंतर होता है। इसमें एक चीज़ और लिख देते हैं कि जैसे 7वां पॉइंट में इसमें कपाट नहीं होते हैं, इसमें कपाट नहीं होते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कपाट होते हैं, इसमें कपाट पाए जाते हैं। ठीक। इसमें कपाट पाए थे क्योंकि शिराओं में रुधिर का प्रवाह दिशी होता है, तो विपरीत दिशा में बहने के लिए इसमें क्या होते हैं, कपाट पाए जाते हैं। इसमें कपाट नहीं पाए जाते। ठीक। इसके ऊपर था कि गहराई में मतलब त्वचा के नीचे स्थित होते हैं, ये त्वचा के समीप स्थित होते हैं। बात समझ में आ गई ना। गहराई मतलब क्या, त्वचा के नीचे। और ये क्या होता है, ऊपर मतलब क्या, त्वचा के समीप। अब बात समझ में आ गई होगी। ये जो त्वचा के समीप स्थित होते हैं और ये त्वचा के नीचे स्थित होते हैं। ठीक। ठीक, ओके।